हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम बात करेंगे यूजीसी नेट जेआरएफ पेपर 1 के बारे में, जिसमें हमारा सब्जेक्ट पेपर 1 ही है, क्योंकि हम यहाँ पे मल्टीपल PYQs कवर कर रहे हैं ताकि आपका दिसंबर का जो पेपर होने वाला है आप समझ पाएँ कि आपको एग्ज़ाम में किस तरीके के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। पेपर 1 एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके एग्ज़ाम में। यूजीसी नेट जेआरएफ पेपर की मैं बात कर रही हूँ और आपको पता है 50 क्वेश्चंस आते हैं और ईच क्वेश्चन कैरीज 2 मार्क्स। हर क्वेश्चन की जो वैल्यू होती है वो 2 मार्क्स की होती है, तो टोटल 100 मार्क्स आपको इस पेपर से मिलते हैं। अगर आपको जेआरएफ एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है तो आपके पेपर 1 पे कमांड होना ज़रूरी है। अगर आपको हमारे लेक्चर वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें, चैनल से कनेक्टेड रहें और अपनी प्रिपरेशन यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। अभी हम यूजीसी नेट पेपर 1 और पेपर 2, जो हमारा पेपर 2 है, जो हमारा कोर सब्जेक्ट है पॉलिटिकल साइंस, उसकी प्रिपरेशन पे चैनल पे करा रहे हैं। अगर आप उस एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो भी आप चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और चैनल से कनेक्टेड रहें, अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ हम GDC, GIC, LT ग्रेड, TGT, PGT और EMRS, DSSB पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट से अगर आप इन एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो ये लेक्चर वीडियोस और ये चैनल आपके लिए बेनिफिशियल प्रूव होगा। लेट्स बिगिन विद आवर टुडेज क्वेश्चन सीरीज। आइए देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। हम यहाँ पे इंग्लिश और हिंदी दोनों ही लैंग्वेज में क्वेश्चंस कवर कर रहे हैं सो दैट आपको ईजिली समझ में आए, क्योंकि जो पेपर 1 के क्वेश्चंस हैं वो कभी कभी हिंदी में आप पढ़ते हैं तो वो टिपिकल से हिंदी लिख देते हैं, जो समझना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, इसलिए आप प्रेफर करें इंग्लिश को भी रीड करना। देखिए आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षक छात्रों में समस्या समाधान संबंधी विश्लेषणात्मक कौशल विकसित करने के लिए केस स्टडी पद्धति का उपयोग करता है। यह ब्लूम के वर्गीकरण में संज्ञानात्मक क्षेत्र के किस स्तर को दर्शाता है। एक बार इंग्लिश में देखते हैं। अ टीचर यूजेस अ केस स्टडी मेथड टू डेवलप प्रॉब्लम सॉल्विंग एनालिटिकल स्किल्स इन स्टूडेंट्स। दिस रिफ्लेक्ट्स विच लेवल ऑफ कॉग्निटिव डोमेन इन ब्लूम्स टैक्सोनॉमी। तो हमें ब्लूम्स की टैक्सोनॉमी में कॉग्निटिव डोमेन देखना है कि अगर कोई टीचर जो प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड यूज़ कर रहा है एक केस स्टडी में, तो वो किस लेवल का स्तर यहाँ पे यूज़ करेगा। आइए देखते हैं। ऑप्शन 1 बोध, ऑप्शन 2 विश्लेषण, ऑप्शन 3 एप्लीकेशन या अनुप्रयोग, ऑप्शन 4 संश्लेषण। इसके ऑप्शन हैं ऑप्शन 1 कंप्रीहेंशन, ऑप्शन 2 एनालिसिस, ऑप्शन 3 एप्लीकेशन, ऑप्शन 4 सिंथेसिस। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन 3, ऑप्शन 2 एनालिसिस होगा, विश्लेषण। ऑप्शन 2 विश्लेषण। केस स्टडी मेथड अगर ये यूज़ में ला रहे हैं तो ये एनालिसिस पे आकर इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं, तो इसका ऑप्शन 2 इज़ दी राइट आंसर। एक बार आप फिर से क्वेश्चन रीड कर लें, इंपॉर्टेंट है, इस तरीके के पेपर में आपको क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। ब्लूम का जो क्लासिफिकेशन है वो हम आपको आगे थ्योरी बेस्ड लेक्चर में बताने वाले हैं। आप चैनल से कनेक्टेड रहें और अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करें। इन्होंने कहा एक शिक्षक छात्रों में समस्या समाधान संबंधी विश्लेषणात्मक कौशल विकसित करने के लिए केस स्टडी पद्धति का उपयोग करता है। यह ब्लूम के वर्गीकरण में संज्ञानात्मक क्षेत्र के किस स्तर को दर्शाता है। तो ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर, विश्लेषण स्तर को दर्शाता है। एनालिसिस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, एक बार यहाँ पे हम देख लेते हैं कि ब्लूम ने किस तरीके का जो लेबल दिया है, ब्लूम का क्लासिफिकेशन ऑफ कॉग्निशन किस तरीके का है। तो ये लो टू हाई चलेगा। कैसा होगा, निम्न से उच्च स्तर की तरफ होगा। और इसके जो स्टेप्स होंगे उनको आप सुन लीजिए, क्योंकि यहाँ पे हमने मेंशन नहीं कर रखे हैं। पहला स्टेप आपका आता है नॉलेज का, फिर कंप्रीहेंशन की बात होती है, आफ्टर दैट एप्लीकेशन, आफ्टर दैट एनालिसिस, फिर सिंथेसिस एंड लास्ट में है इवैल्यूएशन। तो ये ब्लूम का वर्गीकरण है संज्ञानात्मक क्षेत्र में, जिसमें पहला है नॉलेज, दूसरा है कंप्रीहेंशन, तीसरा है एप्लीकेशन, फोर्थ है एनालिसिस और उसके बाद आता है सिंथेसिस, फिर इवैल्यूएशन किया जाता है। लेकिन जहाँ पे इस क्वेश्चन की जो डिमांड है उसका आंसर है एनालिसिस। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। शोध यानी रिसर्च में निम्नलिखित में से कौन सा चरण सही क्रम में है। हमें यहाँ पे स्टेप्स ऑफ रिसर्च की बात करनी है कि कौन कौन से स्टेप्स हैं जो रिसर्च में यूज में लाए जाते हैं। इन रिसर्च विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स। तो देखते हैं कौन सा करेक्ट सीक्वेंस यहाँ पे मिलता है। ऑप्शन 1 परिकल्पना, आंकड़ों का संकलन, समस्या की पहचान, आंकड़ा विश्लेषण और इंटरप्रिटेशन। सेकंड है आपका समस्या की पहचान, परिकल्पना, आंकड़ा संकलन, आंकड़ा विश्लेषण और व्याख्या।
थर्ड है आंकड़ा संकलन, परिकल्पना, समस्या की पहचान, आंकड़ा विश्लेषण और व्याख्या। फोर्थ है नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। एक बार इंग्लिश में आप इसको चेक करें सो दैट यू कैन इजिली अंडरस्टैंड। हमारा फर्स्ट ऑप्शन आता है हाइपोथेसिस, डेटा कलेक्शन, प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन, डेटा एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन। सेकेंड है प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन, हाइपोथेसिस, डेटा कलेक्शन, डेटा एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन। थर्ड है डेटा कलेक्शन, हाइपोथेसिस, प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन, डेटा एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन। और फोर्थ है नन ऑफ दीज। तो देखिए इस क्वेश्चन में आपको देखने से पता चलना चाहिए कि पहले हम समस्या की पहचान करेंगे, या तो फॉर्मुलेशन ऑफ प्रॉब्लम होगा या फिर उसको हम प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन कहते हैं। तो ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। इसमें क्या है, ऑप्शन 2 जो है आपका सही है। तो देखिए हम इंग्लिश में ही देख लेते हैं, प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन, उसके बाद हम हाइपोथेसिस क्रिएट करते हैं, फिर हम डेटा कलेक्ट करते हैं और उसके बाद डेटा का एनालिसिस होता है, फिर इंटरप्रिटेशन दिया जाता है। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। ये रिसर्च के स्टेप से इस पैटर्न पे क्वेश्चंस आते हैं, क्योंकि टॉपिक सिमिलर ही रहेंगे, बस पैटर्न ऑफ क्वेश्चन आपको यहाँ पे चेंज होता दिखेगा, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि कोई कथन सभी संभावित व्याख्याओं में सत्य है तो उसे इस प्रकार जाना जाता है। इन्होंने कहा इफ अ स्टेटमेंट इज ट्रू इन ऑल पॉसिबल इंटरप्रिटेशंस, अगर कोई स्टेटमेंट है जो सभी संभावित व्याख्याओं में सही है तो उसको क्या कहा जाता है। ऑप्शन 1 विरोधाभास, ऑप्शन 2 कॉन्टिंजेंट, ऑप्शन 3 टॉटोलॉजी, ऑप्शन 4 पैराडॉक्स। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। देखिए कॉन्ट्रडिक्शन की अगर हम बात करते हैं तो मतलब आप कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं चीज़ों के बीच में। फिर आता है इसमें पैराडॉक्स, ये विरोधाभास है, अपोजिट बातें करी जाएंगी। इसका जो सही आंसर दिया जाता है वो टॉटोलॉजी है। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन क्या है, इफ अ स्टेटमेंट इज ट्रू इन ऑल पॉसिबल इंटरप्रिटेशन, मतलब कोई ऐसी बात है जो सभी तरीके से सही ही प्रूफ होगी। जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं, अगर हम कहें कि आप लाइफ में या तो सफल होंगे या असफल होंगे, तो दो में से एक बात तो होकर ही रहेगी। तो इसमें से ये है कि कोई बात, एक बात जो है वो सही होगी, या तो आप सफल हो जाएंगे या फिर आप असफल होंगे। तो ये टॉटोलॉजी के अंतर्गत आता है कि इसमें स्टेटमेंट जो है आपका सभी संभावित तरीकों से क्या होगा, सही ही साबित होगा। इसको बोलते हैं टॉटोलॉजी, TAUTOLOGY, आपको ये याद रखता है। इफ अ स्टेटमेंट इज ट्रू इन ऑल पॉसिबल इंटरप्रिटेशन। दूसरा एग्जाम्पल ले सकते हैं कि जैसे या तो बारिश होगी या नहीं होगी, तो मतलब दो ही ऑप्शन तो हो सकते हैं, या तो कोई काम होगा या नहीं होगा। तो इन दैट केस की क्या है कि आपका जो स्टेटमेंट होगा वो सही ही साबित होगा। तो ये टॉटोलॉजी के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक शोधकर्ता परिवार के आय स्तर और खर्च करने की आदतों के बीच संबंध का अध्ययन करना चाहता है। एक रिसर्चर है जो एक फैमिली पर कोई रिसर्च कर रहा है। उसका रिसर्च का टॉपिक है कि इनकम लेवल और जो उनका एक्सपेंडिचर करने की हैबिट है उसके बीच में क्या रिलेशन है। और हमें यहाँ पे देखना है कि शोध की कौन सी विधि सबसे उपयुक्त होगी। तो हमें यहाँ पे देखना है कि रिसर्च मेथड भी कौन सा यूज़ करने वाले फॉर दिस पर्टिकुलर इवेंट। इसका पहला जो ऑप्शन है एक बार इंग्लिश में भी देख लेते हैं। अ रिसर्चर इंटेंड्स टू स्टडी द रिलेशनशिप बिटवीन इनकम लेवल एंड स्पेंडिंग हैबिट्स ऑफ हाउस होल्ड, विच मैथड ऑफ रिसर्च वुड बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट, कि सबसे ज़्यादा अप्रोप्रिएट कौन सा मैथड होने वाला है। तो इसमें पहला आपका है एक्सपेरिमेंटल, जिसे हम कहते हैं प्रायोगिक अनुसंधान, दूसरा आपका डिस्क्रिप्टिव वर्णात्मक अनुसंधान, तीसरा हिस्टोरिकल, फिर फोर्थ है फंडामेंटल रिसर्च। तो देखिए प्रायोगिक नहीं हो सकता क्योंकि कोई एक्सपेरिमेंट नहीं किया जा रहा है, हिस्टोरिकल भी नहीं हो सकता है क्योंकि ये कोई हिस्ट्री बेस्ड मैथड नहीं यहाँ पे यूज़ किया जा सकता है, फंडामेंटल भी नहीं हो सकता क्योंकि फंडामेंटल जो रिसर्च होती है उसके अंतर्गत मोस्टली क्या करते हैं, हम एक थ्योरी क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं और यहाँ पे हम कोई थ्योरी क्रिएट करने नहीं जा रहे हैं। तो लास्ट ऑप्शन बचता है आपका ऑप्शन 2 डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, वर्णात्मक अनुसंधान, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर कि एक शोधकर्ता परिवार की आय स्तर और खर्च करने की आदतों के बीच संबंध का अध्ययन करना चाहता है तो वो ऐसी कंडीशन में डिस्क्रिप्टिव रिसर्च का यूज़ करता है। इसमें क्या होगा, बेसिकली आपका लाइफ स्टाइल वगैरह का तरीका देखा जाता है। तो ये जो डिस्क्रिप्शन वाली चीज़ें आती हैं वो इसी रिसर्च मेथड में यूज़ में लाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रिसर्च परिकल्पना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। जो शोध परिकल्पना है उसके बारे में कौन सा कथन सत्य है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट रिसर्च हाइपोथेसिस इज ट्रू, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट रिसर्च हाइपोथेसिस इज ट्रू। तो हमें ये देखना है, देखिए
यह चरों के बीच संबंध के बारे में एक अस्थायी कथन है। तो जो हाइपोथेसिस होती है वो एक अस्थायी कथन होता है, जो भी वेरिएबल्स हैं उनके बीच के रिलेशनशिप को लेकर के। तो ऑप्शन फर्स्ट सही हो जाएगा। ऑप्शन 2 है, यह शोध के बाद हमेशा सत्य सिद्ध होता है। अब देखिए, ये ज़रूरी तो नहीं है कि कोई रिसर्च की जाए और जो आपने सोचा था वो हमेशा सही ही साबित हो। ये तो बाद में पता चलता है ना कि वो चीज़ सही साबित होगी या गलत साबित होगी। तो ऑप्शन 2 इसमें हम इंक्लूड नहीं कर पाएंगे। ऑप्शन 3 है आपका, यह क्रियात्मक रूप से परीक्षण योग्य होना चाहिए। हाँ, ऑब्वियस बात है कि आप किसी चीज़ की रिसर्च कर रहे हैं तो एटलीस्ट उस पर हम टेस्ट कर सकें कुछ। फिर है, यह सैद्धांतिक फ्रेमवर्क से उत्पन्न होता है, व्युत्पन्न होता है। तो ठीक है, ये लिया गया किससे, एक इसका थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क होता है, तो ये भी सही है। अब एक बार इंग्लिश में देखिए, इट इज़ टेंटेटिव स्टेटमेंट अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स, तो दिस इज राइट। फिर इट इज़ ऑलवेज प्रूव्ड ट्रू आफ्टर रिसर्च, ये हम इसके लिए श्योर नहीं है कि हमेशा सही साबित हो। इट मस्ट बी ऑपरेशनली टेस्टेबल, ये भी सही है कि हाँ ये टेस्ट योग्य होना चाहिए। इट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम द थियोरेटिकल फ्रेमवर्क, ये भी ठीक है। तो देखिए इसमें जो ऑप्शंस आपके सामने रखे गए हैं, ऑप्शन ए, बी, सी, डी, तो देखिए एक तरीका अपना सकते हैं। जैसे ऑप्शन 2 है, हम इसके बारे में स्टेटमेंट दे चुके हैं कि ये नहीं होगा, तो जिन जिन में ऑप्शन 2 है इसको आप हटाई दीजिए, ठीक है। फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ, तो इसमें जो बचा है आपका फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ, ये आपका ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन 1, 3 और 4, ऑप्शन 1, 3 एंड 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर? तो इसमें बोला हमने ऑप्शन 1 लाइनेक्स, ऑप्शन 2 M/SQL, यहाँ पे ये लिख गया ऐसे, लेकिन इसका जो इंग्लिश वर्जन है वो देखिए M/SQL, ऑप्शन 3 माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, ऑप्शन 4 मोजिला फायरफॉक्स। अब ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? ये एक फ्री एक्सेस होता है। ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का जो फीचर है, जो इसकी स्पेशलिटी है कि ये फ्री एक्सेस सॉफ्टवेयर होंगे, ठीक है। और इनके जो सोर्स होते हैं, फ्री एक्सेस टू सोर्स कोड फॉर मॉडिफिकेशन एंड रीडिस्ट्रीब्यूशन, उसमें हम बदलाव कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर क्या नहीं होता? देखो लाइनेक्स, ये भी ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। फिर आपका आ जाता है M/SQL, ये भी है, और मोजिला फायरफॉक्स भी है। इनको हम फ्रीली यूज़ कर रहे हैं। लेकिन जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है, ये एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है। हालांकि हम देखते हैं कि हम अपने लैपटॉप्स वगैरह में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को यूज़ कर रहे हैं, लेकिन अगर आपको इसका अच्छा वर्जन यूज़ करना है तो आपको पेमेंट करनी पड़ती है। आपके पास नोटिफिकेशन भी आता होगा जब आप इसको यूज़ कर रहे होंगे कि आप इसको बाय करें या परचेज करें। तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इज़ नॉट अ ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। ऑप्शन 3 इज़ दी राइट आंसर, ये आपको याद रखना है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है वो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको कुछ तर्क दिए गए हैं नीचे। तो क्या तर्क है? यदि ऑनलाइन शिक्षण प्रभावी है तो छात्रों का प्रदर्शन बेहतर होना चाहिए। छात्रों का प्रदर्शन बेहतर हुआ है इसलिए ऑनलाइन शिक्षण प्रभावी है। तो दोनों क्या है? स्टेटमेंट आपस में जुड़े हुए हैं, सही बात कह रहे हैं, बस थोड़ा सा घुमा कर बोल दिया इन्होंने कि ऑनलाइन शिक्षण प्रभावी है तो छात्रों का प्रदर्शन बेहतर होना चाहिए। फिर दूसरा इन्होंने कहा कि छात्रों का प्रदर्शन बेहतर हुआ इसलिए ऑनलाइन शिक्षण प्रभावी है। मतलब इन्होंने क्या बोला कि एक स्पेसिफिक बात को जनरल में तब्दील कर दिया कि ऑनलाइन शिक्षण प्रभावी है इसलिए छात्रों का प्रदर्शन बेहतर हुआ है। एक हमने पॉइंट पकड़ा, फिर हमने उसको रिपीट किया कि छात्रों का प्रदर्शन बेहतर हुआ इसलिए ऑनलाइन शिक्षण प्रभावी है। तो एक स्पेसिफिक चीज़ यहाँ से ली, अब हम इसको जनरलाइज कर रहे हैं। तो इसके ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन 1 निगमनात्मक तर्क, ऑप्शन 2 आगमनात्मक तर्क, ऑप्शन 3 अनुरूप तर्क, ऑप्शन 4 भ्रांतिपूर्ण तर्क। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर एक बार हम इंग्लिश में भी देख लेते हैं। इफ ऑनलाइन टीचिंग इज इफेक्टिव देन स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस शुड इम्प्रूव। ठीक है, स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस हैज इम्प्रूव्ड therefore online learning is effective. This argument is an example of which type of reasoning? If online learning is effective, then students' performance should improve. Students' performance has improved, therefore online learning is effective. This argument is an example of which type of reasoning? तो option 1 deductive method, option 2 inductive reasoning, option 3 analogical reasoning, option 4 fallacious reasoning. तो इसका जो सही आंसर होता है वो है option 2 इंडक्टिव रीजनिंग। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। ये है आपका इंडक्टिव रीजनिंग, ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। और इंडक्टिव मेथड में क्या होता है कि हम एक स्पेसिफिक बात को जनरलाइज फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, स्पेसिफिक टू
जनरलाइजेशन की तरफ बढ़ते हैं। और वही डिडक्टिव मेथड में क्या होता है, जनरल बात को हम एक स्पेसिफिक फॉर्म देने की कोशिश करते हैं। ये क्वेश्चंस की फॉर्मेट जो है ये एज इट इज़ आपके पेपर में आई हुए क्वेश्चंस हैं, और इससे आपको पता चलता है कि किन टॉपिक्स पे क्वेश्चंस आ रहे हैं, प्लस पैटर्न क्या रहता है क्वेश्चंस का, कैसे हमें प्रिपेयर करना है फॉर एग्जाम। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग एनालॉग सिग्नल्स इनटू डिजिटल सिग्नल्स इज कॉल्ड। देखिए ऑप्शन है मॉड्यूलेशन, ऑप्शन 2 डीमॉड्यूलेशन, ऑप्शन 3 डिजिटलीकरण या डिजिटलाइजेशन, ऑप्शन 4 एम्प्लीफिकेशन। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन 3 डिजिटलीकरण या डिजिटलाइजेशन। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अफवाह। देखिए यहाँ पे अफवाह की जगह आप इसे ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन ले, एज इट इज़ इंग्लिश में टर्म यूज़ किया जाता है। ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन शब्द का अर्थ है, दिस टर्म ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन रिफर्स टू। ऑप्शन 1 हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन यानी क्षैतिज संचार, ऑप्शन 2 इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, ऑप्शन 3 वर्टिकल कम्युनिकेशन, ऑप्शन 4 मास कम्युनिकेशन। क्षैतिज संचार, अनौपचारिक संचार, ऊर्ध्वाधर संचार, ऑप्शन 4 जन संचार। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन 2 इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। अफवाह संचार या ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन जो रिफर करता है वो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन को रिफर करता है। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। अब देखिए इनफॉर्मल जो कम्युनिकेशन होती है वो अनस्ट्रक्चर्ड है, मतलब इसका एक स्ट्रक्चर नहीं होता है, बेस्ड ऑन सोशल इन्फॉर्मेशन पे, कि हम बैठे हुए हैं आपस में बातचीत कर रहे हैं किसी व्यक्ति के बारे में, फिर वो बात यहाँ से उठी सामने वाले के पास की, तो ये चलता रहता है। तो इसको हम बोलते हैं ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन, जो कि इनफॉर्मल कम्युनिकेशन से जुड़ी हुई होती है। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में शिक्षा के लिए निम्नलिखित में से कौन सा नियामक निकाय है। भारत में टीचर एजुकेशन के लिए या टीचर ट्रेनिंग के लिए निम्नलिखित में से कौन सा बॉडी है। Which of the following is the regulatory body for teacher education in India? Option 1 UGC, option 2 NCERT, option 3 NCTE, option 4 AICTE। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, आइए देखते हैं। UGC फॉर हायर एजुकेशन, NCERT फॉर चिल्ड्रन एजुकेशन, फिर आपका बचता है AICTE, ये आपका ऑप्शन रहेगा AICTE, ये टेक्निकल एजुकेशन की कमांड को हैंडल करता है। लास्ट में जो आपका ऑप्शन बचता है वो है ऑप्शन 3 NCTE। NCTE ये जो है टीचर एजुकेशन के को हैंडल कर रहा है, इसकी आप फुल फॉर्म भी याद रखें। NCTE नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, इनकी फुल फॉर्म्स भी पूछ दी जाती हैं। आप मंडल में ओजोन क्षरण का मुख्य कारण क्या है। समताप मंडल में ओजोन क्षरण का मुख्य कारण क्या है। इंग्लिश में देखिए, ओजोन डिप्लेशन इन द स्ट्रेटोस्फेयर इज मेनली कॉज्ड। ऑप्शन 1 CO2, ऑप्शन 2 SO2, ऑप्शन 3 CFC, ऑप्शन 4 NO2। कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन या नाइट्रस ऑक्साइड। हमें यहाँ पे बताना है कि समताप मंडल में ओजोन क्षरण का मुख्य कारण क्या है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन 3 CFC। CFC की फुल फॉर्म क्या है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहकर हम इसे संबोधित करते हैं। देखिए एक बार क्वेश्चन आया था कि ओजोन लेयर जो है वो किस मंडल में पाई जाती है, तो आपको पता होना चाहिए ये स्ट्रेटोस्फेयर में पाई जाती है। अभी हमसे सवाल इन्होंने पलट के कर दिया है कि समताप मंडल में ओजोन क्षरण का मुख्य कारण क्या है। क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के पूछते हैं, टॉपिक सेम ही रहता है, बस आपको जो भी 2-3 तरीके से क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो अगर आपको याद है, आपको पता है, तो आप एग्जाम में स्कोर कर पाएंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक शोध समस्या तभी व्यवहार्य होती है जब, एक शोध समस्या तभी व्यवहार्य होती है जब अ रिसर्च प्रॉब्लम इज फिजिबल ओनली व्हेन। ऑप्शंस देखिए, या शोध पर्यवेक्षक द्वारा सुझाया गया हो, ऑप्शन 2 या शोधकर्ता की क्षमता के भीतर हो, ऑप्शन 3 इसकी व्यवहारिक उपयोगिता हो, ऑप्शन 4 उपरोक्त सभी। अब इन्होंने पूछा है कि एक जो रिसर्च प्रॉब्लम है ये फिजिबल कब होगी। अब एक बार इंग्लिश में क्वेश्चन ऑप्शंस देखिए,
ऑप्शन 1 इट इज़ सजेस्टेड बाय रिसर्च सुपरवाइजर, ऑप्शन 2 इट इज़ विद इन द रिसर्चर्स कॉम्पिटेंस, ऑप्शन 3 इट हैज़ प्रैक्टिकल यूटिलिटी, ऑप्शन 4 ऑल ऑफ द एबव। तो आपको इसका आंसर मिल गया होगा। देखिए, शोध समस्या तभी व्यवहार्य होती है जब शोध पर्यवेक्षक द्वारा सुझाया गया हो, तो ये भी सही है, या शोधकर्ता की क्षमता के भीतर आपकी कॉम्पिटेंस में आता हो कि आप जो भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर पाएंगे, और थर्ड है कि इसकी व्यवहारिक उपयोगिता हो, इसका एक प्रैक्टिकल रिलीवेंस या प्रैक्टिकल यूटिलिटी इसकी होनी चाहिए। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन 4 उपरोक्त सभी। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर, ऑल ऑफ द एबव। उपरोक्त सभी जो है इसमें सही है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा संचार अवरोध का प्रकार नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा संचार अवरोध का प्रकार नहीं है। Which of the following is not a type of communication barrier? Which of the following is not a type of communication barrier? हमारे ऑप्शन है ऑप्शन 1 अर्थ संबंधी, ऑप्शन 2 मनोवैज्ञानिक, ऑप्शन 3 यांत्रिक, ऑप्शन 4 जैविक। एक बार ऑप्शंस आप इंग्लिश में देखें, ऑप्शन 1 सिमेंटिक, ऑप्शन 2 फिजियोलॉजिकल, ऑप्शन 3 मैकेनिकल, ऑप्शन 4 बायोलॉजिकल। ऑप्शन 2 जो है साइकोलॉजिकल लिखा हुआ है ये। तो हमसे पूछा गया है कि संचार अवरोध का एक प्रकार नहीं है, कौन सा कम्युनिकेशन बैरियर नहीं है। तो ऑप्शन 1 ये भी है, ऑप्शन 2 मनोवैज्ञानिक ये भी है, ऑप्शन 3 यांत्रिक भी है, लेकिन ऑप्शन 4 जैविक जो है ये संचार अवरोध का एक प्रकार नहीं है। ऑप्शन 4 इज़ दी राइट आंसर। इस तरीके के क्वेश्चंस एग्जाम्स में आते हैं। अगर आपको लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं तो आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करें, चैनल से कनेक्टेड रहें और अपनी प्रिपरेशन यहाँ से स्टार्ट करें। इस तरीके के लेक्चर वीडियोस जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाता है तब तक अपलोड किए जाएंगे, और साथ ही साथ कुछ थ्योरी बेस्ड लेक्चर्स भी अपलोड किए जा रहे हैं। आप एक बार प्लेलिस्ट पे जाकर देख सकते हैं। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिट शब्द का संक्षिप्त रूप है। द टर्म bit is a short form of, bit bit is a short form of, option 1 binary tree, option 2 binary digit, option 3 binary information या binary सूचना, option 4 binary byte। तो हमें देखना है कि बिट शब्द का संक्षिप्त रूप क्या है। ऑप्शन 2 बाइनरी डिजिट, आप यहाँ से देखिए बाइनरी डिजिट, ऑप्शन 2 इज दी राइट आंसर। बाइनरी डिजिट जो है वो सही होगा। बिट शब्द का संक्षिप्त रूप है बाइनरी डिजिट। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आते हैं कि एक एमबी में कितनी, एक केबी में कितना एमबी है, इस तरीके कॉन्सेप्ट आ सकता है, या फिर उसका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर लगाने को आ सकता है, सीक्वेंस में आपको देना पड़ेगा कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। इस तरीके से इसको भी आपको प्रिपेयर करने की ज़रूरत है। एक बार आप क्वेश्चन चेक करें, और इस पर एक लेक्चर वीडियो ऑलरेडी अपलोड किया जा चुका है, आप लेक्चर पर जाकर आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं गैर पारंपरिक शिक्षा से संबंधित हैं। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं गैर पारंपरिक शिक्षा से संबंधित हैं। जो नॉन ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम था उससे संबंधित है, वो कौन सी विशेषताएं हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स पर्टेन्स टू नॉन कन्वेंशनल लर्निंग। अब हमें यहाँ पे देखना है कि गैर पारंपरिक शिक्षा से संबंधित विशेषताएं क्या हैं। ऑप्शन 1 निश्चित समय के साथ परिसर में शिक्षा, निश्चित समय के साथ परिसर में शिक्षा। ऑप्शन 2 शिक्षक केंद्रित शिक्षा। ऑप्शन 3 नियमित उपस्थिति की आवश्यकता। ऑप्शन 4 कोई निश्चित पाठ्यक्रम नहीं। ऑप्शन 1 ऑन कैंपस एजुकेशन विद फिक्स टाइम। ऑप्शन 2 टीचर सेंटर्ड लर्निंग। ऑप्शन 3 रिक्वायरमेंट ऑफ रेगुलर अटेंडेंस। ऑप्शन 4 नो फिक्स्ड करिकुलम। तो आपको बताना है कि नॉन ट्रेडिशनल या नॉन कन्वेंशनल एजुकेशन सिस्टम कौन सा था। देखिए, निश्चित समय के साथ परिसर में शिक्षा ये हुआ करती थी, शिक्षक केंद्रित शिक्षा थी, ये भी सही है। नियमित उपस्थिति की आवश्यकता, ये भी ठीक है। कोई निश्चित पाठ्यक्रम नहीं, तो ये आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा कि जो नॉन कन्वेंशनल एजुकेशन थी उसमें कोई भी निश्चित पाठ्यक्रम नहीं होता था। ऑप्शन 4 इज़ दी राइट आंसर, नो फिक्स्ड करिकुलम। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है,
शहरी क्षेत्रों में वायु प्रदूषण का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? शहरी क्षेत्रों में वायु प्रदूषण का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? ऑप्शन 1 उद्योग, ऑप्शन 2 ताप विद्युत संयंत्र, ऑप्शन 3 ऑटोमोबाइल, ऑप्शन 4 घरेलू ईंधन। द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ एयर पोल्यूशन इन अर्बन एरियाज इज ऑप्शन 1 इंडस्ट्रीज, ऑप्शन 2 थर्मल पावर प्लांट, ऑप्शन 3 ऑटोमोबाइल्स या ऑटोमोबाइल्स, ऑप्शन 4 डोमेस्टिक फ्यूल। तो देखिए शहरी क्षेत्रों में जो एयर पोल्यूशन देखने को मिल रहा है उसका सबसे बड़ा सोर्स है ऑप्शन 3 ऑटोमोबाइल। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर, ऑटोमोबाइल्स। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मानव विकास सूचकांक HDI किसके द्वारा विकसित किया गया था? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स HDI वॉज डेवलप्ड बाय ऑप्शन 1 अमर सेन और महबूब उल हक, ऑप्शन 2 गुलनार मेडल, ऑप्शन 3 एडम स्मिथ, ऑप्शन 4 अकेले UNDP। तो देखिए ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है ये विकसित किया गया था अमर्त्य सेन और महबूब उल हक के द्वारा। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। और ये 1990 में बनाया गया था। इसमें कुछ पैरामीटर्स थे तो उसमें आप 3 पॉइंट्स याद रखें, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, जीवन प्रत्याशा, एजुकेशन और पर कैपिटा इनकम। ये 3 पॉइंट्स इसमें मेजर रोल प्ले करते हैं। मानव विकास सूचकांक जो है वो अमर्त्य सेन और महबूब उल हक के द्वारा जारी किया गया था। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण पद्धति सबसे प्रभावी है? निम्नलिखित में से कौन सा जो टीचिंग मेथड है वो सबसे ज़्यादा प्रभावी है? विच ऑफ द फॉलोइंग द मोस्ट इफेक्टिव मेथड ऑफ टीचिंग? ऑप्शन 1 लेक्चर मेथड, ऑप्शन 2 चर्चा पद्धति या डिस्कशन मेथड, ऑप्शन 3 सेमिनार मेथड या संगोष्ठी पद्धति, ऑप्शन 4 प्रोजेक्ट मेथड या परियोजना पद्धति। तो इन्होंने कहा कौन सी शिक्षण पद्धति सबसे ज़्यादा प्रभावी है? आपका ऑप्शन 4 सही है। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। परियोजना पद्धति जो शिक्षण पद्धति है वो सबसे ज़्यादा प्रभावी है। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। प्रोजेक्ट मेथड शिक्षण पद्धति में सबसे ज़्यादा इफेक्टिव है प्रोजेक्ट मेथड, क्योंकि प्रोजेक्ट मेथड आपको जब अप्लाई किया जाता है या प्रोजेक्ट्स आपको दिए जाते हैं तो उसमें आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग और क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप होती है। आप इस तरीके से सोचते हैं कि आपको कोई प्रोजेक्ट दिया गया, आपको कोई प्रॉब्लम दी गई है, हमें इसे सॉल्व करना है, तो क्रिटिकल थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड आपका डेवलप होता है। इसलिए जो सबसे इफेक्टिव टीचिंग मेथड बताया जाता है वो प्रोजेक्ट मेथड को ही कहा जाता है। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संचार में कॉनोटेशन का तात्पर्य क्या है? संचार में कॉनोटेशन का तात्पर्य क्या है? ऑप्शन 1 शब्द का शाब्दिक अर्थ, ऑप्शन 2 छिपा हुआ या निहित अर्थ, ऑप्शन 3 टेक्निकल मीनिंग, ऑप्शन 4 मानक अर्थ। In communication, connotation refers to option 1 literal meaning of word, option 2 hidden or implied meaning, option 3 technical meaning, option 4 standard meaning। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? देखिए कोनोटेशन का जो मीनिंग आ जाता है आपको पता होना चाहिए कि कोनोटेशन का मतलब क्या है। कोनोटेशन को हम ऐसे ले सकते हैं वे वर्ड्स जो डिक्शनरी में नहीं है, ठीक है। कोनोटेशन इज द कल्चरल इमोशनल एसोसिएशन बियॉन्ड द डिक्शनरी। ऐसा शब्द जो डिक्शनरी में नहीं है लेकिन ये आपके कल्चरल और जो आपका इमोशनल एसोसिएशन है उससे रिलेटेड होता है, तो हम इसको कह सकते हैं कोनोटेशन। वे शब्द जो आपके डिक्शनरी में होते हैं उनको क्या बोला जाता है? उनको बोला जाता है डिनोटेशन। ये आपको याद रखना है। कोनोटेशन किसको कहते हैं? वे शब्द जो डिक्शनरी में अवेलेबल नहीं है लेकिन उनका कल्चरल या एक इमोशनल यूज़ हो रहा है सोसाइटी में, हम देखते हैं ऐसे बहुत से शब्द हैं, तो उन्हें हम कोनोटेशन कहते हैं। और डिनोटेशन ऐसे शब्दों को कहा जाता है जिनका शाब्दिक अर्थ होता है और जो डिक्शनरी में दिए होते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा हिडन, छिपा हुआ या निहित अर्थ। कई ऐसे वर्ड्स हैं जिनका एक हिडन मीनिंग रहता है, तो इसे हम कह सकते हैं छिपा हुआ या निहित अर्थ, हिडन और इम्प्लाइड मीनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है?
भारत में स्थापित पहला मुक्त विश्वविद्यालय कौन सा था? विच वॉज द फर्स्ट ओपन यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश्ड इन इंडिया? विच वॉज द फर्स्ट ओपन यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश्ड इन इंडिया? तो हमारा इसका सही आंसर क्या है, आइए देखते हैं। ऑप्शन 1 नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी, ऑप्शन 2 डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी, ऑप्शन 3 इंदिरा गांधी राष्ट्रीय ओपन यूनिवर्सिटी, ऑप्शन 4 यशवंतराव चौहान महाराष्ट्र मुक्त विश्वविद्यालय। तो आपको बताना है कि कौन सी पहली फर्स्ट ओपन यूनिवर्सिटी है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 2 डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मुक्त विद्यालय, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी। और ये 1982 में बनी थी और ये कहाँ पे इस्टेब्लिश हुई थी? आप हैदराबाद में इस्टेब्लिश की गई थी। ये पहली ओपन यूनिवर्सिटी थी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और आपको बताना है इग्नू जो है वो किस नंबर की ओपन यूनिवर्सिटी है और ये कब इस्टेब्लिश हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन 2 भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? आईपी एड्रेस इन IPv4 इज ऑफ। IPv4 में IP पता होता है, हमें बताना है कि कितनी बिट्स का होता है। ऑप्शन 1 8 बिट्स, ऑप्शन 2 16 बिट्स, ऑप्शन 3 32 बिट्स, ऑप्शन 4 64 बिट्स। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन 3 32 बिट्स। जो IPv4 इसमें जो IP पता होता है वो 32 बिट्स का होता है, आपको ये याद रखना है। कितने बिट्स का होता है? 32 बिट्स का होता है। एक खास बात इसके बारे में और याद रखनी है कि इसमें जो नंबर्स होते हैं वो डिजिट बेस्ड होते हैं, मतलब आपको 1 2 3 4 की फॉर्मेट में नंबर मिलते हैं। टोटल 32 बिट्स होते हैं और ये डेसिमल नंबर्स होते हैं। 0 से 255 जो वर्ड्स हैं या जो डिजिट्स हैं वो इसमें इंक्लूड की जाती हैं। तो IPv4 में IP पता होता है 32 बिट्स का। इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन आ सकता है, वो है IPv6। अब आपसे पूछ दिया जाए कि IPv6 में IP एड्रेस कितने अंकों का या कितने बिट्स का होता है, तो उसका आंसर हो जाएगा आपका 128 बिट। ये भी आपको याद रखना है, 128 बिट। और एक चीज़ इसमें और इम्पॉर्टेंट है, जैसे हमने बोला आपको कि IPv4 में केवल डिजिट्स यूज़ हो रही हैं, लेकिन IPv6 जिसमें 128 बिट्स यूज़ होती हैं, इसमें आपको डिजिट्स के साथ साथ अल्फ़ाबेटिकल वर्ड्स भी मिलेंगे देखने को। तो जब इससे रिलेटेड टॉपिक पढ़ाएंगे तो आपको क्लियर किया जाएगा। आई होप लेक्चर वीडियो आपको पसंद आ रहे होंगे। अगर आपको लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं तो आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करें, चैनल से कनेक्टेड रहें। निम्नलिखित में से किसे लोकप्रिय माध्यम माना जाता है? निम्नलिखित में से किसे लोकप्रिय माध्यम माना जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग आर कंसीडर्ड हॉट मीडिया। अब ये यहाँ पे हॉट मीडिया की बात कर रहे हैं, इसको यहाँ हिंदी में कन्वर्ट कर दिया तो लोकप्रिय माध्यम कर दिया है। आप इसे हॉट मीडिया के टर्म में याद रखें, ज़्यादा बेहतर रहेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग आर कंसीडर्ड एज हॉट मीडिया। ऑप्शन 1 टेलीफोन, ऑप्शन 2 टेलीविज़न, ऑप्शन 3 रेडियो, ऑप्शन 4 सिनेमा, ऑप्शन 5 फोटोग्राफ। देखिए हॉट मीडिया या कोल्ड मीडिया का जो कॉन्सेप्ट है, ये सबसे पहले आपको समझना चाहिए कि हॉट मीडिया और कोल्ड मीडिया का कॉन्सेप्ट क्या है। देखिए हॉट मीडिया और कोल्ड मीडिया का कॉन्सेप्ट जो सबसे पहली बार लेकर आए थे वो थे मार्शल मैकलुहान। इनके द्वारा ये कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस कराया गया था। क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है तो हमें पता होना चाहिए कि हॉट मीडिया क्या है, कोल्ड मीडिया क्या है। तो हम यहाँ पे डिफाइन करते हैं। हॉट मीडिया में जो क्वालिटीज़ होती हैं उसमें पहला क्या रहेगा? हाई डेफिनेशन। H स्टैंड्स फॉर हाई, ऐसे हम इसको थोड़ा रिलेट करके पढ़ सकते हैं। हॉट मीडिया में क्या रहती है? हाई डेफिनेशन, मतलब जो भी डेफिनेशन होगी वो पूरी होगी, हाई क्वालिटी होगी। दूसरा, इसमें कंटेंट जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा होगा। और इसमें जो आपका रिसीवर है, जो रिसीव कर रहा है उस डेटा को, वो कैसा होगा? पैसिव है, वो निष्क्रिय है, बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं होगा। ऑडियंस का पार्टिसिपेशन इसमें कम रहता है। अभी हम इसके एग्जाम्पल्स भी आपके साथ शेयर कर रहे हैं, जैसे सिनेमा है, मूवी है, रेडियो, फोटोग्राफ, प्रिंटेड बुक्स हैं, न्यूज़पेपर है, लेक्चर। ये सारे सभी के सभी किस में आते हैं? हॉट मीडिया के एग्जाम्पल्स हैं। और हॉट मीडिया का कॉन्सेप्ट आपको मैंने यहाँ पे क्लियर किया है। अब हम कोल्ड मीडिया देखते हैं। कोल्ड मीडिया क्या है? जस्ट अपोजिट हमें कर देना है कोल्ड मीडिया को। कोल्ड मीडिया में लो डेफिनेशन रहती है, लेस कंटेंट है, कम कंटेंट इसमें देखने को मिलेगा। अब जब कम कंटेंट है
तो इसमें पार्टिसिपेशन कैसा हो रहा है, एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ ऑडियंस देखने को मिलेगा, बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेंट है ऑडियंस का और ऑडियंस एक्टिव है। इसके एग्जाम्पल्स अगर हम देखें तो इसमें टेलीविज़न, टेलीफोन, सेमिनार, कार्टून, स्पीच, ये सारी के सारी एग्जाम्पल्स जो हैं वो कोल्ड मीडिया से रिलेटेड हैं। हमारे क्वेश्चन में पूछा गया है कि हमें हॉट मीडिया के एग्जाम्पल्स को बताना है, कौन कौन से हॉट मीडिया से रिलेटेड है। अब आपके लिए क्वेश्चन करना ईजी हो जाएगा। देखिए टेलीफोन, टेलीविज़न, ये आपके किस में आ रहे हैं, ये तो अभी मैंने क्लियर किया है कि कोल्ड मीडिया के पार्ट हैं। तो हमारा ऑप्शन बचा 3, 4, 5, रेडियो, सिनेमा एंड फोटोग्राफ। 3, 4, 5 कौन से एग्जाम्पल, ये ऑप्शन सी है, 3, 4, 5 इज़ द राइट आंसर, जिसमें हम रेडियो, सिनेमा और फोटोग्राफ, ये 3 एग्जाम्पल जो हैं ये हॉट मीडिया से रिलेटेड हैं। आपको मैंने यहाँ पे क्लियर किया है कि हॉट मीडिया और कोल्ड मीडिया का कॉन्सेप्ट क्या है। अगर आप समझ गए तो अच्छा है, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस जो है आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किसकी आलोचना समाचार मीडिया को का स्तर गिराने के लिए की गई है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ बीन क्रिटिसाइज्ड फॉर डंपिंग डाउन द न्यूज़ मीडिया। किसकी आलोचना समाचार मीडिया का स्तर गिराने के लिए की गई है। ऑप्शन 1 मौसम प्रसारण, ऑप्शन 2 व्यावसायिक प्रोसर, ऑप्शन 3 पत्रिकाएं, ऑप्शन 4 टेलीविज़न। ऑप्शन 1 वेदर ब्रॉडकास्ट, ऑप्शन 2 कॉमर्शियल ब्राउचर्स, ऑप्शन 3 मैगजीन्स, ऑप्शन 4 टेलीविज़न। तो इसमें जो डंपिंग डाउन देखने को मिल रहा है न्यूज़ मीडिया का, वो किसकी वजह से सबसे ज़्यादा होता है। तो इसका सही आंसर है टेलीविज़न, कि बहुत ही जल्दी कोई भी चीज़ टेलीविज़न पे पब्लिश कर दी जाती है, ब्रॉडकास्ट कर दिया जाता है। तो ऑप्शन 4 इज राइट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अशाब्दिक संचार यानी कि नॉन वर्बल में से किसी विचार या भावना को व्यक्त करने वाले प्रतीक को निम्न नामों से जाना जाता है। अ सिंबल दैट रिप्रेजेंट्स एन आइडिया और थॉट इन नॉन वर्बल कम्युनिकेशन is referred to as a symbol that represents an idea or thought in non-verbal communication is referred to as। non-verbal communication क्या है, ये आपको इससे पहले वाला जो लेक्चर डाला गया है आज ही अपलोड किया है, एग्जाम ओरिएंटेड है, आप उसे जाकर देखें। उसमें आपको वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या है उसके टाइप्स भी समझने को मिल जाएंगे। तो देखिए नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में किसी विचार या भावना को व्यक्त करने के लिए प्रतीक को निम्न नामों से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन 1 गूढ़ प्रतीक या छिपा हुआ अर्थ, ऑप्शन 2 प्रभावी प्रतीक, ऑप्शन 3 अमूर्त प्रतीक, ऑप्शन 4 वैचारिक प्रतीक। हमें बताना है कि इसका सही आंसर क्या होगा। देखिए इसका सही आंसर होगा आपका एब्स्ट्रैक्ट सिंबल। जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है ये एब्स्ट्रैक्ट सिंबल्स को रिप्रेजेंट करते हैं, रिफर करते हैं। एब्स्ट्रैक्ट सिंबल, अमूर्त कॉन्सेप्ट, ये आपको याद रखना है। आपने ये कॉन्सेप्ट भी मैंने इससे पहले का जो लेक्चर वीडियो अपलोड किया था उसमें क्लियर किया था कि कॉन्सेप्ट का क्या मतलब है। 2 टर्म्स आप सुनते होंगे, एक है कॉन्क्रीट, दूसरा है एब्स्ट्रैक्ट। तो कॉन्क्रीट में ठोस है, मतलब जो चीज़ें आपको दिखाई पड़ रही हैं। एब्स्ट्रैक्ट में क्या है, हिडन थॉट है आपका, जो दिखाई नहीं पड़ रहा है, इंटेंजिबल है, विच कांट बी टच्ड। तो किसी विचार या भावना को व्यक्त करने के लिए नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में जो प्रतीक यूज़ होता है, जो सिंबल यूज़ होता है, उसे हम एब्स्ट्रैक्ट सिंबल कहते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। विकास के प्रारंभिक चरणों में प्रसारण मीडिया की विशेषताएं इस प्रकार थीं। इन द अर्ली स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट ब्रॉडकास्ट मीडिया व मार्क्ड बाय। विकास के प्रारंभिक चरणों में प्रसारण मीडिया की विशेषताएं इस प्रकार की थीं। ऑप्शन 1 सकारात्मक संचार, ऑप्शन 2 नकारात्मक संचार, ऑप्शन 3 एक तरफा संचार, ऑप्शन 4 दो तरफा संचार। ऑप्शन 1 पॉजिटिव कम्युनिकेशन, ऑप्शन 2 नेगेटिव कम्युनिकेशन, ऑप्शन 3 1 वे कम्युनिकेशन, ऑप्शन 4 2 वे कम्युनिकेशन। हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि जब डेवलपमेंट की स्टेज थी, अर्लियर लाइफ में, अर्लियर एज में, जब इसमें क्या हो रहा था, डेवलपमेंट हो रहा था प्रसारण मीडिया का, ब्रॉडकास्ट मीडिया का, तब किस तरीके का कम्युनिकेशन हुआ करता था। तो इसका सही आंसर होगा आपका 1 वे कम्युनिकेशन। ऑप्शन 3 इज राइट आंसर। 1 वे कम्युनिकेशन ही इसमें हुआ करता था, मतलब सेंडर मैसेज भेज रहा है और रिसीवर उसे रिसीव कर रहा है, लेकिन रिसीवर का कोई पार्टिसिपेशन इसमें नहीं देखने को मिलता था। इसे हम कहते थे 1 वे कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन के भी कई सारे टाइप्स हैं,
वो आपको बताए गए हैं इससे पहले के लेक्चर वीडियोस में, आप जाकर के देख सकते हैं ताकि आपको समझ में आए कि वन वे कम्युनिकेशन, टू वे कम्युनिकेशन, इनका क्या मीनिंग होता है और इसे कैसे एक्सप्लेन करना होता है, कैसे यूज़ में लाना है हमें। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मार्शल मैकलुहान के अनुसार हाई डेफिनेशन मीडिया के उदाहरण हैं। अब हमने हाई डेफिनेशन बोला है, इसका मतलब ये किस तरीके की मीडिया की बात कर रहे हैं। अकॉर्डिंग टू द मार्शल मैकलुहान एग्जाम्पल ऑफ हाई डेफिनेशन मीडिया आर। हाई डेफिनेशन, अभी मैंने बताया आपको, हाई डेफिनेशन अगर पूछी जा रही है तो ये हॉट मीडिया की बात करें। और हॉट मीडिया के क्या एग्जाम्पल्स हैं? आइए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन 1 स्पीच, ऑप्शन 2 फोटोग्राफ, ऑप्शन 3 रेडियो, ऑप्शन 4 सिनेमा, ऑप्शन 5 कार्टून। तो हाई डेफिनेशन के जो एग्जाम्पल्स हैं उसमें क्या क्या नाम आएगा? स्पीच, ये आपका कोल्ड मीडिया का पार्ट है। ऑप्शन 2 फोटोग्राफ, इसको हम इंक्लूड करेंगे, ऑप्शन 2 होगा। ऑप्शन 3 रेडियो, ये भी इंक्लूडेड है। ऑप्शन 4 सिनेमा भी है, लेकिन ऑप्शन 5 कार्टून, ये आपका कोल्ड मीडिया का पार्ट है। 2, 3, 4 कहाँ पे है? ऑप्शन डी में दिया गया है। 2, 3, 4 इसमें फोटोग्राफ, रेडियो, सिनेमा ये इंक्लूडेड है। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। और मार्शल मैकलुहान ने हाई डेफिनेशन यानी हॉट मीडिया और कोल्ड मीडिया का कॉन्सेप्ट दिया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानव संचार के एक भाग के रूप में समय से संबंधित अवधारणाओं या संबंधों के अध्ययन को निम्न नाम से जाना जाता है। मानव संचार के एक भाग के रूप में समय से संबंधित, किससे? टाइम से रिलेटेड अवधारणाओं या संबंधों के अध्ययन को किस नाम से जाना जाता है? द स्टडी ऑफ कॉन्सेप्ट और कनेक्शंस विद टाइम एज अ पार्ट ऑफ ह्यूमन कम्युनिकेशन इज नोन एज। ऑप्शन 1 प्रोक्सेमिक्स, ऑप्शन 2 काइनेसिक्स, ऑप्शन 3 क्रोनेमिक्स, ऑप्शन 4 हैप्टिक्स। तुम्हें बताना है कि मानव संचार का जो एक भाग है जो समय से संबंधित है, उस अवधारणा को किस रूप में जाना जाता है, ये हमें यहाँ पे क्लियर करना है। देखिए इसका सही आंसर होगा आपका काइनेसिक्स। क्या होगा? काइनेसिक्स। ऑप्शन 3 इज राइट आंसर। इसे हम क्रोनोमिक्स कहते हैं, सॉरी क्रोनोमिक्स, नॉट काइनेसिक्स। ये ऑप्शन जो है आपका गलत मैंने बोल दिया, ऑप्शन 3 है क्रोनेमिक्स। ये आपको याद रखना है, ये टाइम से रिलेटेड है। ये छोटा सा पार्ट आप याद रखें, अगर डायरेक्टली आ जाए तो ये टाइम से रिलेटेड है। और हमारा जो क्वेश्चन है वो भी इसी बात की चर्चा कर रहा है कि टाइम से संबंधित अवधारणा या संबंध के अध्ययन को किस नाम से जाना जाता है। तो हमें बताना है कि ये समय से रिलेटेड है। अब इसके बाद देखिए आपके सामने एक और ऑप्शन 3 पहले आपसे सही कर लें, फिर हम अदर ऑप्शंस को यहाँ पे क्लियर कर लेते हैं। प्रॉक्सिमिक्स जो है ये रिलेट करता है आपका डिस्टेंस से। प्रॉक्सिमिक्स जो है ये रिलेटेड है डिस्टेंस से। फिर आ जाता है आपका हैप्टिक, तो ये हैप्टिक्स जो है वो टच से रिलेटेड है। और एक ऑप्शन दिया गया इसमें काइनेसिक्स, ये आपके बॉडी लैंग्वेज यानी कि हाव भाव से रिलेटेड है। तो हो सकता है इस तरीके से क्वेश्चन मैच द फॉलोइंग में दे दिया जाए तो आप इसे इजिली कर पाएंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से किसी संचार के एक भाग के रूप में संकेत विज्ञान को स्थापित करने वाले अग्रणी लेखकों में जाना जाता है? Who among the following is identified as one of the pioneer authors to set semiotics as part of communication? यानी कम्युनिकेशन में संकेतों का प्रयोग करने का कार्य जो था सबसे पहले किसने किया था, ये आपको बताना है। और अगर हम बात करें सेमियोटिक्स की कि ये क्या है, इसका मतलब है सिंबल्स के द्वारा कम्युनिकेट करना। सिंबल्स के द्वारा कम्युनिकेट करना। ऑप्शन 1 आयरन एवर, ऑप्शन 2 वॉल्टर लिपमैन, ऑप्शन 3 जोसेफ पुलिजर, ऑप्शन 4 जॉन लॉक। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन 4 जॉन लॉक। जॉन लॉक पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने सिंबल्स के थ्रू कम्युनिकेशन की चर्चा की थी, कम्युनिकेशन की बात की थी थ्रू सिमायोटिक्स या सिंबल्स के थ्रू बात करना। इनका एक एसी है, एसी कंसर्निंग विद जस्टिस है, शायद एक बार चेक करना पड़ेगा। तो उसमें इन्होंने जॉन लॉक ने ये कॉन्सेप्ट दिया था सिमायोटिक्स का, जिसमें हम बात कर रहे हैं सिंबल्स के थ्रू कम्युनिकेट करना। ऑप्शन 4 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? डिजिटल संचार में टेलीविज़न प्रसारण और रेडियो प्रसारण निम्नलिखित में से किसके उदाहरण हैं? Digital communication, a television broadcast and a radio broadcast are example of dash type of transmission. डिजिटल कम्युनिकेशन में टेलीविज़न
ब्रॉडकास्ट एंड रेडियो ब्रॉडकास्ट जो है वो किसके एग्जाम्पल हैं? हमारे सामने ऑप्शन है, ऑप्शन 1 स्वचालित, ऑप्शन 2 हाफ डुप्लेक्स, ऑप्शन 3 सिंपलेक्स, ऑप्शन 4 फुल डुप्लेक्स। तो हमें बताना है कि ये किसके एग्जाम्पल हैं। इसका सही आंसर रहेगा सिंपलेक्स, ऑप्शन 3 इज राइट आंसर। अब हमें पता होना चाहिए कि सिंपलेक्स का मतलब क्या है, और टेलीविज़न प्रसारण हो या रेडियो ब्रॉडकास्टिंग जो होती है वो करते क्या है। देखिए, वो वन वे कम्युनिकेशन को प्रेजेंट कर रहे हैं। किसको? वन वे कम्युनिकेशन। इसमें एक साइड से कम्युनिकेशन होता है, सेंडर अपना मैसेज भेजता है, रिसीवर उसको ले रहा है, लेकिन कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं आता है उस पर। केवल वन वे कम्युनिकेशन हमें यहाँ पे देखने को मिलता है सिंपलेक्स के अंदर। और ये टेलीविज़न ब्रॉडकास्ट और रेडियो ब्रॉडकास्ट के अंदर यही चीज़ें होती हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सिंपलेक्स, SIMPLEX सिंपलेक्स। अब देखिए, इसमें हाफ डुप्लेक्स की बात अगर हम करें, हाफ डुप्लेक्स का मतलब क्या है? हाफ डुप्लेक्स जो है ये टू वे कम्युनिकेशन है, बट नॉट एट द सेम टाइम। मतलब ऐसा नहीं कि जो सेंडर भेज रहा है रिसीवर गेन कर रहा है। तो हाफ डुप्लेक्स में क्या होता है, सेंडर ने मैसेज भेज दिया, फिर उसके बाद में रिसीवर उस पर रिस्पॉन्स करता है। दोनों बातें जो हैं वो साथ साथ नहीं चल रही कि सेंडर रिसीवर जो है वो साथ साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं, नहीं। हाफ डुप्लेक्स में क्या होता है कि सेंडर ने मैसेज भेज दिया है, उसके बाद में रिसीव करने वाला अपना रिस्पॉन्स देता है। इसमें हम वॉकी टॉकी का एग्जाम्पल ले सकते हैं, जो पुलिस वगैरह यूज़ करते हैं कि वो अपना मैसेज भेजते हैं, उसके बाद ही सामने से रिस्पॉन्स आता है। ये हाफ डुप्लेक्स में होता है। फुल डुप्लेक्स में क्या है? नॉर्मल कॉन्वर्सेशन, कि दोनों तरफ से ही नॉर्मली कॉन्वर्सेशन हो रही है। इसे हम किस में कहते हैं? टू वे कम्युनिकेशन है। ये किसकी बात कर रहे हैं? फुल डुप्लेक्स की। और सिंपलेक्स में क्या होता है? वन वे कम्युनिकेशन होता है। ये आपको याद रखने हैं। अगर आपको लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं तो आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें, चैनल से कनेक्टेड रहें और अपनी प्रिपरेशन यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द्वितीय मीडिया युग की विशेषताएं निम्नलिखित के उदय से पहचानी जाती हैं। द सेकेंड मीडिया एज इज कैरेक्टराइज्ड बाय द राइज ऑफ, ऑप्शन 1 प्रिंट मीडिया, ऑप्शन 2 रेडियो, ऑप्शन 3 टेलीविजन, ऑप्शन 4 इंटरैक्टिव मीडिया। तो फर्स्ट मीडिया एज जो थी, इसके अंतर्गत ब्रॉडकास्टिंग मीडिया रहती थी, जैसे टीवी है, रेडियो है। लेकिन हमसे जो क्वेश्चन किया जा रहा है वो सेकेंड मीडिया एज का करा जा रहा है। तो सेकेंड मीडिया एज के अंतर्गत हम यहाँ पे इंटरैक्टिव मीडिया से इंटरैक्टिव मीडिया का ऑप्शन जो है सही टिक करेंगे। इसे हम सेकेंड मीडिया एज के अंतर रखते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन कौन से पैरा लैंग्वेज के उदाहरण हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल्स ऑफ पैरा लैंग्वेज? आज जो आपके लिए एक लेक्चर वीडियो डाला गया है वो हमने अपलोड किया था, आज दिन में डाला गया होगा, शायद देखना होगा। उसमें मैंने पैरा लैंग्वेज, इवन कम्युनिकेशन के टाइप्स को बहुत अच्छे से डिटेल में कवर किया है। वहाँ पे हमने पैरा लैंग्वेज को भी कवर किया है। तो आपको बता रहा है पैरा लैंग्वेज का क्या मतलब होता है। पैरा लैंग्वेज मतलब हो गया बोलने का तरीका, लैंग्वेज मतलब भाषा हो गया, और पैरा यानी बोलने का तरीका। पैरा लैंग्वेज बोलने का तरीका कि आपकी टोन कैसी रहती है, आपकी वॉइस कैसी रहती है, हाई पिच है, लो पिच है, जो भी आपका टोन है, जो भी आपका बात करने का तरीका है, वो पैरा लैंग्वेज के अंदर आता है। तो हमें यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं और हमें बताना है कि इनमें से कौन से एग्जाम्पल्स हैं जो पैरा लैंग्वेज से रिलेटेड हैं। ऑप्शन 1 आवाज़ का लहजा, ऑप्शन 2 आवाज़ की तीव्रता, ऑप्शन 3 व्यक्तिगत दूरी, ऑप्शन 4 आंखों का संपर्क, ऑप्शन 5 आवाज़ की पिच। ऑप्शन 1 टोन ऑफ वॉइस, ऑप्शन 2 वॉल्यूम, ऑप्शन 3 पर्सनल स्पेस, ऑप्शन 4 आई कॉन्टैक्ट, ऑप्शन 5 पिच। तो आइए देखते हैं इसका सही आंसर क्या है। पैरा लैंग्वेज में आवाज़ का लहजा यानी टोन ऑफ वॉइस, ये तो इंक्लूड है, अभी मैंने इसको क्लियर किया है, ऑप्शन 1 होगा। आवाज़ की तीव्रता ये भी इंक्लूड है, वॉल्यूम की बात की जा रही है। व्यक्तिगत दूरी का इसमें रोल नहीं होता है, आंखों का संपर्क भी नहीं, बल्कि ऑप्शन 5 है आवाज़ की पिच। यानी कि आपका ऑप्शन जो है 1 to 5 जहाँ पे दिया है वो सही है, ऑप्शन ए 1 to 5, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। पैरा लैंग्वेज का उदाहरण है टोन ऑफ वॉइस, वॉल्यूम ऑफ वॉइस एंड लास्ट है आपका पिच। ये हम पैरा लैंग्वेज के अंदर कंसीडर करते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? संचार प्रक्रिया में सही क्रम पहचानें। आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस इन द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। ये क्वेश्चन मल्टीपल टाइम एग्जाम में पूछा गया, ये ज़रूर आप करके जाएं ताकि आपको याद रहे। ऑप्शन 1 है संदेश, ऑप्शन 2 प्राप्तकर्ता, ऑप्शन 3 सोर्स, ऑप्शन 4 माध्यम। मैसेज, रिसीवर, सोर्स, चैनल, हमें इनका एक ऑर्डर सेट करना है। तो सबसे पहला आपका आ जाएगा सोर्स यानी ऑप्शन 3।
ऑप्शन 3 दो ऑप्शंस में मिल रहा है, बी और सी में। सोर्स के बाद में जो ऑप्शन आएगा वो है मैसेज, यानी 3-1। तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन बी। सबसे पहले सोर्स, फिर आपका मैसेज, फिर चैनल किस चैनल से भेजा जा रहा है, और फिर रिसीवर। 3142 इज द राइट आंसर। प्राचीन भारत में उच्च शिक्षा में शिक्षण की विधियों में क्या ज्ञान प्रदान करने के लिए शामिल नहीं था? प्राचीन भारत में हायर एजुकेशन में शिक्षण की विधियों में ज्ञान प्रदान करने के लिए क्या शामिल नहीं था, ये हमें यहाँ पे देखना है। The methods of learning in higher education in ancient India did not consist of to impart knowledge. ऑप्शंस देखिए, ऑप्शन 1 कहानी सुनाने की विधि, ऑप्शन 2 स्मरण विधि, ऑप्शन 3 चौक और बातचीत विधि, ऑप्शन 4 प्रश्नोत्तर विधि। इंग्लिश में ऑप्शंस देखिए, ऑप्शन 1 स्टोरी टेलिंग मैथड, ऑप्शन 2 मेमोराइजेशन मैथड, ऑप्शन 3 चॉक एंड टॉक मैथड, ऑप्शन 4 क्वेश्चन एंड आंसर मैथड। तो हमें बताना है कि जो प्राचीन भारत में हायर एजुकेशन के लिए टीचिंग मेथड में कौन सा मेथड जो था वो शामिल नहीं था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 3 चॉक और बातचीत विधि। ऑप्शन 3 इज नॉट इंक्लूडेड इन एंशियंट इंडिया। तो कौन सा है इसमें? ऑप्शन 3 चॉक एंड टॉक मेथड। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। ये आपको याद रखना है कि चॉक एंड टॉक मेथड जो था उस समय पर यूज में नहीं लाया जाता था। हायर एजुकेशन में स्टोरी टेलिंग था, मेमोराइजेशन मेथड था और क्वेश्चन आंसर मेथड भी उसमें इंक्लूड किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? वैदिक शिक्षा में श्रवण द्वारा श्रुति का ज्ञान प्राप्त करना निम्नलिखित में से किस चरण में शामिल है? वैदिक शिक्षा, जो आपकी वैदिक शिक्षा है, वैदिक शिक्षा में श्रवण द्वारा सुनकर श्रुति का ज्ञान प्राप्त करना निम्नलिखित में से किस चरण में शामिल है? ऑप्शन 1 निधिध्यासन, ऑप्शन 2 तर्क, ऑप्शन 3 श्रवण, ऑप्शन 4 मनन। Which of the following stages include the acquisition of knowledge of Shrutis by listening in Vedic education? Option 1 निधिध्यासन, ऑप्शन 2 तर्क, ऑप्शन 3 श्रवण, ऑप्शन 4 मनन। तो कौन सा मेथड जो था वैदिक शिक्षा में श्रवण द्वारा श्रुति का ज्ञान प्राप्त करने के लिए शामिल था? तो हमें देखना है कौन सा हो सकता है। तर्क नहीं था, मनन भी नहीं था, इसका श्रुति से लेना है या श्रवण है, तो डायरेक्ट आंसर में मिल रहा है श्रवण। ऑप्शन 3 इज दी राइट आंसर। श्रवण जो था वो शामिल था। ऑप्शन 3 इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वह काल चुने जिसमें भारत उच्च शिक्षा का केंद्र बना। वह काल चुने या वह काल बताएं जिसमें भारत उच्च शिक्षा का केंद्र बना। सेलेक्ट द पीरियड इन विच इंडिया बिकेम अ सेंटर ऑफ हायर लर्निंग। ऑप्शन 1 गुप्त काल, ऑप्शन 2 बुद्ध काल, ऑप्शन 3 मुगल काल, ऑप्शन 4 ब्रिटिश काल। ऑप्शन 1 गुप्ता पीरियड, ऑप्शन 2 बुद्धा पीरियड, ऑप्शन 3 मुगल पीरियड, ऑप्शन 4 ब्रिटिश पीरियड। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा आपको बताना है। ब्रिटिश काल नहीं हो सकता है, मुगल काल भी नहीं हो सकता है। दो ऑप्शंस आपके सामने रह जाते हैं, गुप्ता काल और बुद्धा। इसमें से आपको चूज करना है कि किस पीरियड में भारत उच्च शिक्षा का केंद्र बना था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन 1 गुप्त काल। गुप्ता पीरियड में भारत उच्च शिक्षा का केंद्र बना था। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। ये हायर एजुकेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस है, मल्टीपल टाइम एग्जाम्स में पूछ दिए जाते हैं इस तरीके के क्वेश्चंस। तो आपको इस तरीके का डेटा आपके पास होना चाहिए और एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस है, इसलिए आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करें, प्रिपरेशन अपनी यहाँ से स्ट्रॉन्ग करें। दिसंबर 2025 को ध्यान में रखते हुए ये लेक्चर वीडियोज़ आपके लिए लाए जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्राचीन शिक्षा प्रणाली में शिक्षक शिक्षा में कुछ मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों को लागू करते थे, विशेष रूप से छोटे बच्चों पर जो कि पूर्व विद्यालय आयु से लेकर किशोरा अवस्था तक के होते थे। वे निम्नलिखित की भूमिका को पहचानते हैं। हम इसको इंग्लिश में समझते हैं एक बार। इन एंशिएंट एजुकेशन सिस्टम टीचर्स अप्लाइड सम psychological principles in education, especially to young child from preschool age to adolescence.
दे रिकॉग्नाइज द रोल ऑफ, हमको ये बताना है कि जो हमारा एंशियंट एजुकेशन सिस्टम था उसमें शिक्षक जो था शिक्षा में कुछ साइकोलॉजिकल मेथड्स या थियरीज को अप्लाई किया करता था, किन पर, छोटे बच्चों पर जो अपने पहले वाले विद्यालय से आप किस में जा रहे हैं, एडोलेसेंस में जा रहे हैं, ऐसे में वो किस चीज़ को रिकॉग्नाइज करते थे। देखिए ऑप्शन 1 गुरुकुल प्रकार की शिक्षा, ऑप्शन 2 कॉन्वेंट शिक्षा प्रणाली, ऑप्शन 3 शिक्षण और अधिगम में संवेदना और बोध, ऑप्शन 4 ये सभी। ऑप्शन 1 गुरुकुल टाइप ऑफ एजुकेशन, ऑप्शन 2 कॉन्वेंट सिस्टम ऑफ स्कूलिंग, ऑप्शन 3 सेंस एंड परसेप्शन इन टीचिंग एंड लर्निंग, ऑप्शन 4 ऑल ऑफ दीज। तो देखिए एंशियंट इंडिया की बात कर रहे हैं तो उसमें कॉन्वेंट सिस्टम तो नहीं था, तो आप इसको कट कर दीजिए, इसका मतलब सेकेंड और फोर्थ जो है वो एलिमिनेट हो जाएंगे क्योंकि ऑल ऑफ दीज नहीं हो सकता अगर सेकेंड ऑप्शन नहीं है। तो हमारे पास फर्स्ट और थर्ड ऑप्शन है। इसका सही आंसर है ऑप्शन 3 शिक्षण और अधिगम में संवेदना और धारणा या बोध को बढ़ाना। ये इनका मुख्य उद्देश्य होता था। जब बच्चा प्री मैच्योर से एडोलेसेंस की तरफ जाता है तो उसको इस तरीके की नॉलेज देनी है जिससे उसका सेंस ऑफ परसेप्शन इन टीचिंग एंड लर्निंग इंक्रीज होता है। मतलब कोशिश रहती है कि शिक्षण और अधिगम में संवेदना और बोध को शामिल किया जाए। ऑप्शन 3 इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। प्राचीन भारत काल के दौरान बिहारों पर केंद्रित विश्वविद्यालय कहाँ स्थित थे? The university centered on the Bihars during the ancient India period were situated at। बिहारों पर केंद्रित इसका मतलब है कि जो बाहर से आने वाले लोग थे उनको भी शिक्षा मिलती थी इन कॉलेजेस में। उनके हमें नाम बताने हैं कि किन यूनिवर्सिटीज़ में ऐसे लोगों को भी ऐसे लोगों को भी एजुकेशन दी जाती थी जो सिर्फ ट्रैवल पर्पस से आए हों और फिर उनको एजुकेशन लेना हो तो वहाँ पे वो एजुकेशन गेन कर सकते थे। ऑप्शन 1 नवदीप, ऑप्शन 2 नालंदा, ऑप्शन 3 बल्लभी, ऑप्शन 4 जगदला, ऑप्शन 5 कांची। तो हमें बताना है कि कौन सा सही है। इसका सही आंसर जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, यानी कि नालंदा सेकेंड, ऑप्शन 3 बल्लभी, ऑप्शन 4 जगदला। ये तीनों जगहों पर बिहारों पर केंद्रित विश्वविद्यालय स्थित थे। आपको बिहार्स का मतलब यहाँ पे समझ में आ गया होगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 2, 3 एंड 4 ये सही है, नालंदा, बल्लभी, जगदला। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। विश्व का पहला ज्ञात आवासीय अंतरराष्ट्रीय विश्वविद्यालय है। विश्व का पहला ज्ञात आवासीय अंतरराष्ट्रीय विश्वविद्यालय कौन सा है? देखिए, द फर्स्ट नोन रेसिडेंशियल इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ वर्ल्ड इज। द फर्स्ट नोन रेसिडेंशियल इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ द वर्ल्ड इज। ऑप्शन 1 मगध विश्वविद्यालय, ऑप्शन 2 नालंदा विश्वविद्यालय, ऑप्शन 3 विक्रमशिला विश्वविद्यालय, ऑप्शन 4 तक्षशिला विश्वविद्यालय। तुम्हें बताना है कि फर्स्ट रेसिडेंशियल या फर्स्ट नॉन रेसिडेंशियल इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी कौन सी थी जहाँ पर बच्चे आकर रहते थे और एजुकेशन गेन करते हैं, इसे हम आवासीय विश्वविद्यालय कहते हैं। तो वो पहला कौन सा था? ऑप्शन 1 मगध, ऑप्शन 2 नालंदा विश्वविद्यालय, ऑप्शन 3 विक्रमशिला विश्वविद्यालय, ऑप्शन 4 तक्षशिला विश्वविद्यालय। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन 2 नालंदा विश्वविद्यालय। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। नालंदा विश्वविद्यालय was the first known residential international university of the world। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित विद्वानों में से कौन नालंदा विश्वविद्यालय से धर्म ग्रंथ वापस लाया और इस विश्वविद्यालय की वास्तुकला और शिक्षा के बारे में लिखा? Who among the following scholars carried back scriptures from Nalanda University and wrote about architecture and learning of this university? Who among the following scholars carried back scriptures from Nalanda University and wrote about architecture and learning of this university? तो हमें बताना है कि वो व्यक्ति कौन था जिसने यहाँ पे आके स्टडी ली होगी, फिर उसने यहाँ के जो स्क्रिप्चर्स थे उनको लिया और इसके बाद इस विश्वविद्यालय की वास्तुकला और शिक्षा के बारे में लिखा था। आपको पता है पहले से ही बहुत से लोग भ्रमण करते थे भारत में आकर के और वहाँ की संस्कृति और उनकी कला, शिक्षण,
पद्धतियों के बारे में लिखा करते हैं, तो हमें इस क्वेश्चन में यही बताना है कि वह व्यक्ति कौन था। ऑप्शन 1 किम होंग, ये कोरिया से थे। ऑप्शन 2 जिन तान यांग, कोरिया। ऑप्शन 3 जुहान जोंग, चाइना से थे। ऑप्शन 4 जुनहा मेंग, चाइना। तो इसका सही आंसर क्या है, आइए देखते हैं। ऑप्शन 3 इसका सही आंसर है जुहान जोंग, चाइना। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर, जुहान जैंग, चाइना, ये चाइना से थे। ऑप्शन 3 इज दी राइट आंसर, जिन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय की वास्तुकला और शिक्षा के बारे में लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। वैदिक शिक्षा प्रणाली में शिक्षा का माध्यम रहा। वैदिक शिक्षा प्रणाली में शिक्षा का माध्यम क्या रहा है। द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शंस इन द वैदिक सिस्टम ऑफ एजुकेशन हैज बीन। ऑप्शन 1 संस्कृत, ऑप्शन 2 पाली, ऑप्शन 3 हिंदी, ऑप्शन 4 उर्दू। तुम्हें बताना है कि कौन सा माध्यम रहा है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 1 संस्कृत। उर्दू उस समय पर इतनी पॉपुलर नहीं होगी, उर्दू थी ही नहीं उस समय पर, हिंदी तो संस्कृत इसका ही वर्जन है। और पाली भाषा के बारे में थोड़ा बहुत हम आपको पहले बता चुके हैं। तो जो वैदिक शिक्षा प्रणाली थी उसमें संस्कृत शिक्षा का माध्यम था। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ज्ञान मीमांसा से तात्पर्य है। एपिस्टेमोलॉजी रिफर्स टू, ज्ञान मीमांसा से तात्पर्य है, या हम कहें एपिस्टेमोलॉजी रिफर्स टू। हमें बताना है कि इस टर्म का मतलब क्या है। ऑप्शन 1 सामाजिक विज्ञानों में विशेष रूप से प्रयुक्त एक शब्द। ऑप्शन 2 रोगों के प्रकारों का अध्ययन करने के लिए प्रयुक्त एक शब्द। ऑप्शन 3 अध्ययन के किसी क्षेत्र में ज्ञान का स्वीकार्य स्तर। ऑप्शन 4 साक्षात्कार तकनीक का एक प्रकार। एपिस्टेमोलॉजी refers to option 1 a term especially used in the social sciences. Option 2 a term used to study the types of disease. Option 3 acceptable level of knowledge in a field of study. Option 4 a type of interviewing technique. तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन 3 अध्ययन के किसी क्षेत्र में ज्ञान का स्वीकार्य स्तर। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर, एक्सेप्टेबल लेवल ऑफ नॉलेज इन अ फील्ड ऑफ स्टडी। एक्सेप्टेबल लेवल ऑफ नॉलेज इन अ फील्ड ऑफ स्टडी, इसका मतलब क्या हो गया कि हम अध्ययन के किसी क्षेत्र में ज्ञान को स्वीकार कर रहे हैं, ऐसा स्तर, तो उसे हम क्या कहते हैं, एपिस्टेमोलॉजी। मतलब हमें पता होना चाहिए कि किसी चीज़ के पीछे का कारण क्या है, हम यहाँ पे क्यों हैं, ये सारी चीज़ें, मतलब आपको रीज़न पता होना चाहिए कि कोई भी काम क्यों हो रहा है। और इसमें सामाजिक विज्ञानों में विशेष रूप से प्रयुक्त शब्द, तो ये गलत हो जाएगा, ये डिजीज से भी कनेक्टेड नहीं है, ये कोई टेक्निक भी नहीं है। तो इसका जो आंसर है वो थर्ड ऑप्शन जाएगा, एक्सेप्टेबल लेवल ऑफ नॉलेज इन अ फील्ड ऑफ स्टडी। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द इस विचार की व्याख्या करता है कि ज्ञान अनुभव से आता है। इन्होंने फिर कहा कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द इस विचार की व्याख्या करता है कि ज्ञान अनुभव से आता है। Which of the following term explains the idea that knowledge comes from experience? That knowledge comes from experience. Options देखिए, ऑप्शन 1 rationalism, ऑप्शन 2 empiricism, ऑप्शन 3 logic, ऑप्शन 4 deduction. हिंदी में देखते हैं हम, तर्कवाद या बुद्धिवाद, ऑप्शन 2 अनुभववाद, ऑप्शन 3 तर्कशास्त्र, ऑप्शन 4 निगमन। तो ज्ञान अनुभव से आता है, आपको बताना है। इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन 2 है, अनुभववाद, एम्पिरिसिज्म। ये इसका राइट आंसर है, एम्पिरिसिज्म, अनुभववाद। यानी जो भी हम पढ़ रहे हैं वो हमारे एक्सपीरियंस से ही हमको देखने को मिलता है। तो ज्ञान किससे आ रहा है, अनुभव से आता है। नॉलेज कम्स फ्रॉम एक्सपीरियंस, तो ये सही हो जाएगा, ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तत्व मीमांसा का अर्थ है। मेटाफिजिक्स मीन्स ऑप्शन 1 भौतिकी की एक शाखा, ऑप्शन 2 परम सत्य की प्रकृति की खोज, ऑप्शन 3 धातुओं का भौतिकी, ऑप्शन 4 मौसम की भौतिकी। तो ऑप्शन 3 और 4 आप एलिमिनेट कर सकते हैं। भौतिकी की एक शाखा, ये भी गलत हो जाएगा यहाँ पे। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन 2
परम सत्य की प्रकृति की खोज, मतलब हमारी जो कोशिश है वो क्या है, एक्सप्लोरिंग द नेचर ऑफ अल्टीमेट रियलिटी। हम अल्टीमेट रियलिटी की नेचर को खोजने की कोशिश कर रहे हैं। ये मेटाफिजिक्स का टर्म है। मेटाफिजिक्स का मतलब होता है ब्रांच ऑफ फिजिक्स। इसको आप एलिमिनेट कर सकते हैं। फिजिक्स ऑफ मेटल, इसे भी आप एलिमिनेट कर सकते हैं। ऑप्शन 4 फिजिक्स ऑफ वेदर, ये भी आप एलिमिनेट कर सकते हैं। तो जो मेटाफिजिक्स है उसका जो सही अर्थ है वो एक्सप्लोरिंग द नेचर ऑफ अल्टीमेट रियलिटी। आप सत्य की खोज करने के लिए इस शब्द का प्रयोग करेंगे कि मेटाफिजिक्स के अंतर्गत हम परम सत्य की प्रकृति की खोज करते हैं। अगर आपको लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं तो आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर। निम्नलिखित में से कौन से वैधानिक निकाय हैं? निम्नलिखित में से कौन से वैधानिक निकाय हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग आर स्टैच्यूरी बॉडी? आपको पता होना चाहिए दो तरीके की बॉडीज देखने को मिलती हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी और स्टैच्यूरी बॉडीज। तो हमसे यहाँ पे जो क्वेश्चन किया गया है वो वैधानिक निकाय से किया गया है, स्टैच्यूरी बॉडी के लिए किया गया है कि जो ऑप्शंस आपके सामने हैं उनमें से कौन सी बॉडी स्टैच्यूरी बॉडी है। ऑप्शन 1 भारत निर्वाचन आयोग, ऑप्शन 2 विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी, ऑप्शन 3 अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद AICTE, ऑप्शन 4 राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद NAAC। हमारे ऑप्शन है ऑप्शन 1 इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ऑप्शन 2 यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन UGC, ऑप्शन 3 ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन AICTE। इनकी फुल फॉर्म्स भी पूछती जाती हैं तो आप इन्हें ज़रूर कंसिडर करें, एक बार लर्न करें ताकि आपकी मेमोरी में ये स्टोर हो। ऑप्शन 4 नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडिटेशन काउंसिल NAAC। आपको बताना है कि इनमें से कौन सी बॉडी स्टैच्यूरी बॉडी है। तो आइए देखते हैं हमारे ऑप्शन जो दिए गए हैं। पहले आप देखिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारत निर्वाचन आयोग जो है वो एक स्टैच्यूरी बॉडी नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। तो ऑप्शन 1 वाला जो ऑप्शन है वो ये हटा सकते हैं आप। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ये एक स्टैच्यूरी बॉडी है, तो ऑप्शन 2 सही है, इसको आपको कंसीडर करना है। ऑप्शन 3 अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, ये भी एक स्टैच्यूरी बॉडी है, आपको इसे भी कंसीडर करना है। लास्ट है आपका ऑप्शन 4 राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद NAAC NAC, ये आपकी ना तो स्टैच्यूरी बॉडी है और ना ही कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, तो इसको कंसीडर नहीं करना है। तो जो ऑप्शंस दिए गए हैं उसमें जो हमारा सही आंसर है वो है ऑप्शन C, सेकंड और थर्ड, ये आपका ऑप्शन सही है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया नहीं है, यूनिवर्सिटी ऑफ ग्रांट कमीशन ये है। ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, ये भी ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन C इज़ द राइट आंसर। सेकंड एंड थर्ड आपको इसे राइट आंसर में कंसीडर करना है। UGC की जो स्थापना हुई थी, जो स्टेबलाइज किया गया था, इसका ईयर आपको याद रहना चाहिए, 1956 में हुआ था। थोड़ा सा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल रहेगी ड्यूरिंग एग्जामिनेशन। फिर हमारा आता है NAC एंड नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडिएशन काउंसिल, ये एक ऑटोनोमस बॉडी है और ये 1994 में बनी थी और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? बेंगलुरु में है। AICTE ये एक स्टैच्यूरी बॉडी है जो 1945 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था और ये डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन के अंडर वर्क करती है। और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया आर्टिकल 324 में इसको मेंशन किया गया है। तो ये जो डेटा एक्स्ट्रा आपको दिया जा रहा है, जो इन्फॉर्मेशन दी जा रही है, एग्जाम ओरिएंटेड है और ज़रूरी नहीं आपको सिमिलर क्वेश्चन देखने को मिल जाए, बट हाँ टॉपिक यही रहते हैं तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में दूरस्थ शिक्षा के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? Which of the following statements are correct about distance education in India? Which of the following statements are correct about distance education in India? हमें देखना है कि डिस्टेंस एजुकेशन के बारे में जो स्टेटमेंट्स दिए गए हैं इनमें से कौन सा सही है। ऑप्शन 1 यह औपचारिक शिक्षा का पूरक है। ऑप्शन 2 यह शिक्षा की लागत को कम करता है। ऑप्शन 3 यह औपचारिक शिक्षा का स्थान लेता है। ऑप्शन 4 यह शिक्षा तक पहुंच को बढ़ाता है। इंग्लिश में देखिए, ऑप्शन 1 इट सप्लीमेंट्स फॉर्मल एजुकेशन। ऑप्शन 2 इट रिड्यूसेस द कॉस्ट ऑफ एजुकेशन। ऑप्शन 3 इट रिप्लेस द फॉर्मल एजुकेशन। ऑप्शन 4 इट एनहेंस एक्सेस टू एजुकेशन।
तो हमें ये देखना है कि कौन सा आंसर इसका सही है। आइए देखते हैं कौन सा आंसर सही है। यह औपचारिक शिक्षा का पूरक है, तो ये सही नहीं होगा क्योंकि फॉर्मल एजुकेशन को ये रिप्लेस नहीं कर सकता है। औपचारिक शिक्षा का सप्लीमेंट्री, हाँ ठीक है, ये सही है, ऑप्शन 1 सही है, औपचारिक शिक्षा का पूरक है, रिप्लेस की बात यहाँ पे नहीं की गई है। फिर ऑप्शन 2 या शिक्षा की लागत को कम करता है, तो ये भी ठीक है क्योंकि जो डिस्टेंस एजुकेशन है वो हमें कम कॉस्ट में भी मिल जाती है, ये भी ऑप्शन आपका सही है। फिर ये औपचारिक शिक्षा का स्थान लेता है, तो हाँ ये ऑप्शन सही नहीं है क्योंकि रिप्लेस नहीं कर सकता है आपकी फॉर्मल एजुकेशन को या शिक्षा तक पहुंच को बढ़ाता है, तो ये सही ऑप्शन है। इट इनहेंस एक्सेस टू एजुकेशन, ये भी ठीक है। अब हमें देखना है कि कौन सा ऑप्शन सही है हमारा। फर्स्ट, सेकेंड, फोर्थ, ऑप्शन सी, फर्स्ट, सेकेंड एंड फोर्थ इज द राइट आंसर। थर्ड इसमें भी था तो ये भी नहीं ले सकते थे, इसमें था ये भी नहीं ले सकते थे। एलिमिनेशन टेक्निक भी आपको इस्तेमाल करनी पड़ेगी ड्यूरिंग एग्जाम, ताकि टाइम भी बचे आपका और जल्दी से क्वेश्चन भी टैकल हो पाए और आप राइट आंसर तक पहुंच पाएँ। इंग्लिश में आप देख लीजिए, इसका फर्स्ट ऑप्शन सही है। इट सप्लीमेंट्स फॉर्मल एजुकेशन, इट reduces the cost of education and it enhances access to education. फर्स्ट, सेकेंड एंड फोर्थ इज द राइट आंसर, ये आपको कंसिडर करना है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ओरिएंटेड है। आई होप ये लेक्चर वीडियोस आपको एग्जाम में हेल्प करें और आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें, चैनल से कनेक्टेड रहें। आपके लिए इसी तरीके का इंफॉर्मेटिव लेक्चर वीडियो अपलोड होते रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के फर्स्ट चेयरमैन कौन थे। निम्नलिखित में से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे। ऑप्शन 1 डॉक्टर DS कोठारी, ऑप्शन 2 मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, ऑप्शन 3 डॉक्टर जाकिर हुसैन, ऑप्शन 4 डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर। Who among the following was the first chairman of University Grant Commission? Who among the following was the first chairman of University Grant Commission? UGC का फर्स्ट चेयरमैन कौन था। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 4 डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर ये यूजीसी के फर्स्ट चेयरमैन थे। करंट में यूजीसी के चेयरमैन कौन है, आज जब हम लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं उस समय यूजीसी के जो रिसेंट चेयरमैन है वो विनीत जोशी हैं, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। पहला राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय एक केंद्रीय सरकारी विश्वविद्यालय किस राज्य में है। मतलब ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी है लेकिन ये किस राज्य में है। द फर्स्ट नेशनल स्पोर्ट यूनिवर्सिटी, अ सेंट्रल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी, इज इन द स्टेट ऑफ। ऑप्शन 1 हरियाणा, ऑप्शन 2 मणिपुर, ऑप्शन 3 अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन 4 पंजाब। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 2 मणिपुर। मणिपुर में ये यूनिवर्सिटी स्टेबलाइज की गई है और ये 2018 में पहला नेशनल स्पोर्ट यूनिवर्सिटी बना है। कहाँ है ये, मणिपुर में। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। यह सिफारिश कि किसी भी छात्र को किसी विषय के अध्यापन में विशेषज्ञता हासिल करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए जब तक कि उसके पास BA BSc में वह विषय ना हो, किसके द्वारा की गई थी। आपको देखना है, यह सिफारिश कि किसी भी छात्र को किसी विषय के अध्यापन में विशेषज्ञता हासिल करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए जब तक कि उसके पास BA BSc में वह विषय ना हो। यह रिकमेंडेशन किसके द्वारा दी गई थी। मतलब कोई भी कैंडिडेट जिसने BA BSc उस सब्जेक्ट से ना किया हो जिससे वो पढ़ाना चाहता है तो वो टीचिंग नहीं कर सकता था। द रिकमेंडेशन that no student should be allowed to specialize in teaching a subject unless he had it in BA and BSc was made by option 1 Yaspal committee, option 2 Gyan commission, option 3 education commission, option 4 NR सरकार कमिटी। तो हमें ये बताना है कि ये किसने बोला था। इसका सही आंसर है एजुकेशन कमीशन। ऑप्शन 3 1964-66 एजुकेशन कमीशन ने ये रिकमेंडेशन दी थी, ये आपको याद रखना है। ऑप्शन 3 इज़ द राइट आंसर कि कोई भी कैंडिडेट
जिसके पास ग्रेजुएशन BA BSc की डिग्री ना हो और उसने उस सब्जेक्ट से प्रिपेयर ना किया हो, स्पेशलाइजेशन उसके पास ना हो, उसको टीचिंग का राइट नहीं होगा। ये किस कमेटी ने कहा था? ये एजुकेशन कमेटी ने कहा था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारत में उच्च शिक्षा प्रणाली में सुधार के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 की प्रमुख सिफारिश निम्नलिखित में से कौन सी है? भारत में उच्च शिक्षा प्रणाली में सुधार के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति की प्रमुख सिफारिश निम्नलिखित में से कौन सी है? Which of the following is a key recommendation? The National Education Policy 2020 for reforming the higher education system in India. Which of the following is a key recommendation? The National Education Policy 2020 for reforming the higher education system in India. इसके ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन 1, 2035 तक शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात को 50% तक बढ़ाना, जो ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो है उसको 50% तक इंक्रीज करना। ऑप्शन 2, अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन की स्थापना। ऑप्शन 3, उच्च शिक्षा संस्थानों को विनियमित करने के लिए एक उच्च शिक्षा आयोग की स्थापना। ऑप्शन 4, ऑनलाइन शिक्षा को उच्च शिक्षा प्रदान के लिए प्राथमिक माध्यम बनाना। एक बार इंग्लिश में ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन 1, इंक्रीजिंग द ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो इन हायर एजुकेशन टू 50% बाई 2035। ऑप्शन 2, establishing a national research foundation to promote research and innovation. Option 3, setting up a higher education commission to regulate higher education institutions. Option 4, making online education the primary mode of delivery for higher education. तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है आपको ये देखना है। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। देखिए 2035 तक उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात को 50% तक बढ़ाना, तो ये सही है। ऑप्शन फर्स्ट इसका सही है। ऑप्शन 2 है अनुसंधान रिसर्च और इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना करना, ये भी ठीक है। ऑप्शन 2 भी सही है कि इस तरीके की फाउंडेशन की स्थापना पर जोर दिया जाएगा। उच्च शिक्षा संस्थानों को विनियमित करने के लिए शिक्षा आयोग की स्थापना, तो ये ऑप्शन सही नहीं है। ऑनलाइन शिक्षा को उच्च शिक्षा प्रदान करने का प्राथमिक माध्यम बनाना, ये भी ठीक नहीं है क्योंकि ये एजेंडा नहीं है कि प्राइमरी मीडियम बना दिया जाएगा हायर एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए, तो ये ऑप्शन सही नहीं है। अब हमें देखना है कि इनमें कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। थर्ड और फोर्थ जिसमें है उसको आप एलिमिनेट कर दीजिए, हटा दें, तो ऑप्शन ए फर्स्ट एंड सेकेंड इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर ऑफ द ऑप्शन ए इज द राइट आंसर ऑफ द गिवन क्वेश्चन। आपका फर्स्ट ऑप्शन सही है, इंक्रीजिंग द ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो इन हायर एजुकेशन टू 50% बाई 2035। ऑप्शन 2, एस्टेब्लिशिंग अ नेशनल रिसर्च फाउंडेशन टू प्रमोट रिसर्च एंड इनोवेशन। ऑप्शन 2 इज ऑल्सो राइट। ये आपको याद रखना है। NEP से रिलेटेड इस तरीके का क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिला था, मे भी इस तरीके का क्वेश्चन दोबारा आ जाए, तो आपको ये डेटा याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शोध में निम्नलिखित में से कौन सा चरण सही क्रम में है? आपको बताना है कि रिसर्च में कौन सा स्टेप जो है वो सही है, कौन सा स्टेप फॉलो किया जाता है। इन रिसर्च विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स? ऑप्शन 1, हाइपोथेसिस परिकल्पना, आंकड़ों का संकलन, समस्या की पहचान, आंकड़ा विश्लेषण, व्याख्या। ऑप्शन 2, समस्या की पहचान, परिकल्पना, आंकड़ा संकलन, आंकड़ा विश्लेषण, व्याख्या। ऑप्शन 3, आंकड़ा संकलन, परिकल्पना, समस्या की पहचान, आंकड़ा विश्लेषण, व्याख्या। ऑप्शन 4, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन 1, हाइपोथेसिस, डेटा कलेक्शन, प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन, डेटा एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन। ऑप्शन 2, प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन, हाइपोथेसिस, डेटा कलेक्शन, डेटा एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन। ऑप्शन 3, डेटा कलेक्शन, हाइपोथेसिस, प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन, डेटा एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन। ऑप्शन 4, नन ऑफ दीज। तो हमें बताना है इसमें से कौन सा सही है। जब भी रिसर्च से रिलेटेड इस तरीके का कोई क्वेश्चन आए तो आपको याद रखना है कि हमेशा हम एक प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करेंगे। हो सकता है उसमें दिया हो आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम या फिर फॉर्मुलेशन ऑफ प्रॉब्लम, तो इसमें आपको देखना है कि किसमें पहला स्टेप यही है। ऑप्शन सेकेंड इसका सही जाएगा। सबसे पहले हम प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करेंगे, देन हाइपोथेसिस क्रिएट करेंगे, फिर हम डेटा कलेक्ट करेंगे, डेटा का
एनालिसिस करेंगे और उसके बाद इंटरप्रिटेशन। ऑप्शन 2 इज़ द राइट आंसर। ये आपको याद रखना है कि ऑप्शन 2 जो है वो एक सही आंसर है। प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन, हाइपोथेसिस, डेटा कलेक्शन, डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है? कौन सा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है? ऑप्शन 1 लाइनेक्स, ऑप्शन 2 MySQL, ऑप्शन 3 माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, ऑप्शन 4 मोजिला फायरफॉक्स। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन 3। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है वो एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है क्योंकि ये पेड सर्विस है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर? इसका ऑप्शन 3 माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इज नॉट अ ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ग्रेप पाइन संचार या अपवाह शब्द संचार शब्द का अर्थ है? द टर्म ग्रेप पाइन कम्युनिकेशन रिफर्स टू ऑप्शन 1 हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन, ऑप्शन 2 इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, ऑप्शन 3 वर्टिकल कम्युनिकेशन, ऑप्शन 4 मास कम्युनिकेशन। तो हमें देखना है इसका कौन सा आंसर जो है वो सही है। ऑप्शन 1 हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन, ऑप्शन 2 इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, ऑप्शन 3 वर्टिकल कम्युनिकेशन, ऑप्शन 4 मास कम्युनिकेशन। जो ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन रिफ़र करता है वो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन को रिफ़र करता है। ये आपको याद रखना है एज इट इज़ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आए हुए हैं। ऑप्शन 2 इज़ दी राइट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, किसी भी शोध की गहराई का आकलन इस आधार पर किया जा सकता है? द डेप्थ ऑफ एनी रिसर्च कैन बी जज्ड बाई ऑप्शन 1 शोध का शीर्षक, ऑप्शन 2 शोध का उद्देश्य, ऑप्शन 3 शोध पर कुल व्यय, ऑप्शन 4 शोध की अवधि। ऑप्शन 1 टाइटल ऑफ द रिसर्च, ऑप्शन 2 ऑब्जेक्टिव ऑफ द रिसर्च, ऑप्शन 3 टोटल एक्सपेंडिचर ऑन द रिसर्च, ऑप्शन 4 ड्यूरेशन ऑफ द रिसर्च। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन 2 शोध का उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव ऑफ द रिसर्च। ऑप्शन 2 इज़ द राइट आंसर। किसी भी रिसर्च की डेप्थ का आकलन हम इस पे करते हैं कि उसका ऑब्जेक्टिव क्या है। रिसर्च मतलब फिर से सर्च करना, फिर से किसी नॉलेज को स्टेबलाइज करना। ऑप्शन 2 इज़ द राइट आंसर। थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल एंड। आई होप लेक्चर्स आपको पसंद आ रहे होंगे। आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करें, चैनल से कनेक्टेड रहें और अपनी प्रिपरेशन यहाँ से स्ट्रॉन्ग करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल एंड वंस अगेन एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स।